Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है इराक से। पिछले कई महीनों से वहां राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, कोई स्थायी सरकार नहीं थी। पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी कार्यकारी सरकार चला रहे थे। अब इराकी संसद ने नई सरकार पर मुहर लगा दी है। मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। वो इराक की खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे, पत्रकार भी रह चुके हैं। दूसरी सुर्खी अफ्रीका से है। एशिया, यूरोप और अमेरिका के बाद अब ये इलाका कोरोना का केंद्र बन सकता है। ये चेतावनी दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। अफ्रीका की स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बदतर स्थिति में मानी जाती हैं। मसलन यहाँ एक देश है साउथ सुडान, उसके लिए एक ट्रेजिक चुटकुला चलता है कि यहाँ वेंटिलेटर से ज्यादा तो उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि पूरे साउथ सुडान में 4 वेंटिलेटर हैं और 5 वाइस प्रेसिडेंट। बाकी देशों की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। पूरे अफ्रीका को मिलाकर देखें तो प्रति 1 लाख की आबादी पर बमुश्किल 1 वेंटिलेटर है। यूएन को आशंका है कि कोरोना के कारण इस साल के अंत तक अफ्रीका में करीब 3 लाख लोग मर सकते हैं। तीसरी सुर्खी यूरोप से है। यहाँ कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार चली गई। सबसे ज्यादा मौतें हुई ब्रिटेन में, उसके बाद इटली, फिर स्पेन और फ्रांस का नंबर है। यूरोप में ही है पोलैंड। यहाँ कोरोना के कारण राष्ट्रपति के चुनाव टल गए हैं। अभी चुनाव की कोई पक्की तारीख नहीं बताई गई है, बस ये कहा गया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा चुनाव करवाएंगे। स्थितियां कब सुधरेंगी इस पर कोई आम राय नहीं है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। ये बात 1963 की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी उन दिनों कैरेबियन सागर की तलछटी खंगालने में लगी थी। CIA को तलाश थी कुछ अनोखी सीपियों की, खूब चमकदार, साइज में काफी बड़ी सीपियां, जिनके अंदर इतनी जगह हो कि उनमें विस्फोटक छिपाया जा सके। इतना विस्फोटक जो किसी की जान लेने के लिए काफी हो। CIA को करना यह था कि ऐसी सीपियां खोजकर उन्हें अलग अलग रंगों में रंगवाना था, फिर विस्फोटक से भरी उन रंग बिरंगी सीपियों को एक खास लोकेशन में जाकर रख देना था। पर इतनी मशक्कत हो किसके लिए रही थी? ये हो रही थी जनाब फिदेल कास्त्रो के लिए, जो कि क्यूबा की कम्युनिस्ट सत्ता के मुखिया थे। उनको समंदर में डुबकी लगाने का शौक था। CIA उन्हें मारना चाहती थी ताकि क्यूबा की सोवियत समर्थित सरकार खत्म हो जाए। CIA ने सोचा कास्त्रो उस चमकदार सीपी को देखेंगे तो शायद हैरत में पड़कर उठा ले। वो ऐसा करते, सीपी में धमाका होता, कास्त्रो मर जाते। ये प्लान अमल में लाने के बाद फेल हुआ या CIA ने इसे पहले ही ड्रॉप कर दिया, हमें नहीं पता। लेकिन बिल क्लिंटन प्रशासन ने कुछ पुरानी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की थी। उनसे इतना तो पता लग गया कि इस प्लानिंग के लिए CIA ने ढेर सारी सीपियां खरीदी थी। कहते हैं कि 1959 से 1999 तक के 40 सालों में CIA ने कास्त्रो को मारने की करीब 600 योजनाएं बनाई। कभी विस्फोटक वाला सिगार देकर मारना चाहा, कभी कास्त्रो की आइसक्रीम में जहर मिलाने की कोशिश की। एक बार तो फिदेल कास्त्रो के लिए गोताखोरी वाला एक खास डाइविंग सूट बनवाया गया, जिसके अंदर एक जहरीली फंगस की परत थी। इसे पहनने वाला एक गंभीर त्वचा रोग से मारा जाता। लेकिन क्यूबा को यह प्लानिंग पहले पता चल गई। कास्त्रो सलामत रहे। एक प्लानिंग यह भी हुई कि CIA कास्त्रो की छवि ही खराब कर दे। कास्त्रो रेडियो पर जनता को संबोधित करने वाले थे। प्लानिंग थी कि उनके आसपास एक नशीली दवा छिड़क दी जाए, जिसके असर से ऑन एयर ही कास्त्रो की जुबान लड़खड़ाने लगे। वो नशे के असर में अनाप शनाप बोल जाएं, क्या कहें, एक से एक बचकाने आइडिया CIA ने बनाए। आप कहेंगे कास्त्रो तो अपनी उम्र पूरी कर चले गए, फिर आज हम कास्त्रो और CIA का किस्सा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि इसी मिजाज की एक खबर फिर से आई है। क्यूबा से नहीं, उसके पड़ोसी वेनेजुएला से। 6 मई को वेनेजुएला के सरकारी टीवी चैनल पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। इसमें एक आदमी का कबूलनामा था। वो आदमी जो कह रहा था कि उसे वेनेजुएला की राजधानी कराकास के हवाई अड्डे पर कब्जे के लिए भेजा गया है, ताकि वो और उसके साथी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप कर विमान के रास्ते अमेरिका पहुंचा सके। आप समझ रहे हैं मामले की ग्रेविटी? एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका ले जाया जाए। टेलीविजन पर यह बातें किसने कबूली? एक अमेरिकी नागरिक ने। इन खबरों का सिलसिला दरअसल
3 मई से शुरू हुआ। इस दिन वेनेजुएला की सरकार का एक बयान आया। बताया गया कि 3 मई की सुबह राजधानी कराकस के पास एक हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई। इस हमले में शामिल 8 लोगों को मार डाला गया। 2 लोग जिंदा पकड़े गए। दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। एक का नाम एरन बेरी और दूसरे का ल्यूक डेनमैन। टाइम मैगजीन के मुताबिक बेरी और डेनमैन दोनों ही यूएस स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रह चुके हैं। दोनों ने इराक युद्ध भी लड़ा है। रिटायरमेंट के बाद इन दोनों ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम करना शुरू किया। फ्लोरिडा स्थित इस कंपनी का नाम है सिल्वरकॉर्प। इस कंपनी को बनाया था जॉर्डन गुड्रो नाम के एक शख्स ने, जो खुद भी अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस से रिटायर हुए हैं। वेनेजुएला के मुताबिक हमले में शामिल लोग मर्सनरी थे। मर्सनरी माने किराए के सैनिक। बताया गया कि ये लोग पड़ोसी देश कोलंबिया से समंदर के रास्ते वेनेजुएला पहुंचे थे। इनका मकसद था वेनेजुएला में सरकार का तख्ता पलट करना। लेकिन इस ग्रुप को राजधानी कराकस के पास ला गुआइरा बंदरगाह पर रोक लिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया। किसका वीडियो? एक तो जॉर्डन गुड्रो सिल्वरकॉर्प कंपनी के मालिक, दूसरे हैं वेनेजुएलन आर्मी से रिटायर हो चुके कैप्टन जेवियर नीटो। इन दोनों ने 3 मई को कराकस में हुए हमले की जिम्मेदारी ली। ये भी कहा कि उन्होंने वेनेजुएला के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई और हथियारबंद गुटों को सक्रिय कर दिया है। फिर 4 मई को वेनेजुएला के राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देने के लिए टीवी पर आए। उन्होंने सारा पिछला ब्यौरा बताया। फिर सिल्वरकॉर्प कंपनी के साथ बेरी और डेनमैन के लिंक पर बात की। इल्जाम लगाया कि इस हमले के पीछे अमेरिकी सरकार और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। इसके बाद 6 मई को डेनमैन के कथित कबूलनामे का वीडियो चला टीवी पर। यह एक सवाल जवाब की शक्ल में था। हल्के स्लेटी रंग की एक टी शर्ट पहने डेनमैन के सामने कैमरा लगा था। कैमरे के पीछे बैठा शख्स अंग्रेजी में उनसे सवाल कर रहा था और डेनमैन जवाब दे रहे थे। इसी सवाल जवाब के क्रम में डेनमैन ने कहा कि उन्होंने सिल्वरकॉर्प कंपनी के साथ एक करार किया था। इसके तहत उन्हें वेनेजुएला के बागी सैनिकों को ट्रेनिंग देनी थी, फिर उनके साथ मिलकर हमले को अंजाम देना था। इसके एवज में उन्हें 76 लाख रुपए मिलने थे। डेनमैन ने बताया कि वो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में कोलंबिया पहुंचे थे। यहां उन्होंने करीब 60 लोगों को हथियारबंद ट्रेनिंग दी। डेनमैन ने यह भी कहा कि सिल्वरकॉर्प कंपनी के मालिक जॉर्डन गुड्रो असल में ट्रंप के लिए काम करते हैं। ट्रंप का बार बार जिक्र आ रहा है। उनका बयान भी आ गया। उनका कहना है कि अमेरिका का कोई लेना देना नहीं इस वीडियो से। सिल्वरकॉर्प कंपनी के मालिक गुड्रो का भी ट्रंप ने जिक्र किया। बोले कि गुड्रो पर तो हथियारों की तस्करी करने से जुड़ी जांच चल रही है। इसके अलावा अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पोम्पियो का भी ऐसा ही बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को हमला करना होता तो वो अलग स्टाइल में करता। अब यहाँ कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल डेनमैन के कबूलनामे पर। वो अभी वेनेजुएला की कैद में है। ऐसे में उनका बयान, उनका कबूलनामा सच्चा है या किसी तरह के दबाव में दिया गया, इस बारे में कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता। दूसरा बड़ा सवाल, मादुरो सीधे ट्रंप पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? उनकी और अमेरिकी सरकार के बीच ऐसी कौन सी महाभारत छिड़ी है कि उन्हें सीधे अमेरिका की सरकार पर शक हो रहा है? क्या वाकई मादुरो को सत्ता से हटाने में अमेरिका की कोई दिलचस्पी है? इसका जवाब है कि भाई अमेरिका की दिलचस्पी तो भरपूर है। क्यों है ये बताने के लिए हमें अतीत में चलना होगा। मादुरो से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुआ करते थे ह्यूगो शावेज। 1999 से मार्च 2013 तक शावेज इस पद पर रहे। 5 मार्च 2013 को उनकी मौत हो गई। राष्ट्रपति रहते हुए ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। किसे? उन्होंने चुना था निकोलस मादुरो को। मादुरो का सफर बहुत दिलचस्प रहा। एक जमाने में बस के ड्राइवर हुआ करते थे, फिर पॉलिटिक्स में आए। 5th रिपब्लिक मूवमेंट नाम की पार्टी बनाने में ह्यूगो शावेज की मदद की। 1999 में शावेज की सत्ता में आने के बाद वो भी संसद के लिए चुन लिए गए। पहले स्पीकर बने, फिर विदेश मंत्री और 2012 में उपराष्ट्रपति। शावेज ने उन्हीं के लिए कहा, यह है मेरा उत्तराधिकारी। शावेज की मौत के करीब 1 महीने बाद अंतरिम राष्ट्रपति रहे मादुरो। फिर अप्रैल 2013 में बमुश्किल 2% वोटों के फासले से वो राष्ट्रपति चुने गए। मादुरो को राष्ट्रपति बने 5 महीने हुए थे कि एक मसला हो गया। 3 सितंबर 2013 की बात है। ये वेनेजुएला के करीब 70% हिस्से की बत्ती गुल हो गई। ट्रैफिक लाइट, ट्रेन सब बंद। बिजली वितरण का जो मेन नेटवर्क था वही बैठ गया। मादुरो ने कहा, पक्का कोई साजिश हुई है। किसने की ये साजिश? ये बताया उन्होंने 30 सितंबर को अमेरिकी दूतावास के 3 राजनयिकों का नाम लेकर कहा कि बिजली गुल करने के पीछे इनका हाथ है। फिर कहा, गेट आउट फ्रॉम वेनेजुएला, माने दफा हो जाओ यहां से। वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते पहले से ही खराब थे। इस मामले ने और बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन आगे के दिनों में मादुरो के खिलाफ अमेरिका को कुछ खास करना नहीं पड़ा। वेनेजुएला की ढहती इकॉनमी ही मादुरो को डुबा रही थी। 2016 में मादुरो ने आर्थिक आपातकाल लगा दिया। खबरें आने लगी कि किस तरह वहां लोग ब्रेड को तरस रहे हैं।
वेनेजुएला में आर्थिक संकट इतना गहरा था कि वहां की मुद्रा बोलीवर की कीमत भयानक गिर गई। आप कहेंगे कितनी गिर गई? हम कहेंगे कि सादा कागज उससे ज्यादा कीमती हो गया। लोग बोरियों में पैसा भरकर लाते और जेब में भरकर सामान ले जाते। ब्रेड के लिए दंगे होने लगे। खाने पीने की दुकानों के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ी। इस दौर में लाखों लोग वेनेजुएला छोड़कर भाग गए। एक तरफ बर्बाद इकॉनमी, दूसरी तरफ मादुरो की तानाशाही। विपक्ष को उन्होंने पूरी तरह किनारे लगा दिया। 2017 में संसद का दोबारा चुनाव करवाया और वहां अपने समर्थकों को भर लिया। खूब दंगे हुए, कई लोग मारे गए, लेकिन मादुरो सत्ता दबोचे बैठे रहे। 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए दिखावटी चुनाव करवाया। विपक्ष से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक सबने इस चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन मादुरो की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वो दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने मादुरो सरकार को मान्यता नहीं दी। वेनेजुएला में लगातार आंतरिक कलह चल रहा था। सरकार विरोधी प्रदर्शन भी जोरों पर थे। ऐसे में नेशनल असेंबली ने मादुरो से बगावत कर दी। इस असेंबली के मुखिया थे खुआन ग्वाइडो। मादुरो के शपथ ग्रहण के ठीक 13 दिन बाद, यानी 23 जनवरी 2019 को ग्वाइडो ने ऐलान किया कि अब वो वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति हैं। ट्रंप प्रशासन ने भी ग्वाइडो को समर्थन दिया। कहा कि अमेरिका मादुरो को नहीं बल्कि ग्वाइडो को वेनेजुएला का वैध शासक मानता है। वैध कौन, अवैध कौन, झगड़ा चल रहा था। ऊपर से अभी 26 मार्च को अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर आपराधिक आरोप भी तय कर दिए। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम पी बार, उन्होंने ये इल्जाम तय करते हुए कहा कि मादुरो ने अमेरिका में सैकड़ों टन कोकीन की सप्लाई की। ये घातक मादक पदार्थ होता है। मादुरो पर नार्को टेररिज्म का इल्जाम है। अमेरिका के मुताबिक मादुरो ड्रग्स की तस्करी का एक गिरोह चलाते हैं जिसका नाम है कार्टेल डे लोस सोल्स, माने सूरज का कार्टेल। इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? सूर्य की आकृति वाले एक खास बैच के चलते, जिसे वेनेजुएलन आर्मी के अफसर अपनी वर्दी पर लगाते हैं। मादुरो के अलावा उनके करीब दर्जन भर करीबियों पर भी इल्जाम तय हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि केस चलाने के लिए मादुरो को अमेरिका लाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने मादुरो पर इनाम भी रखा है। उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले को लगभग 114 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब ये सारी हिस्ट्री देखिए तो अमेरिका द्वारा मादुरो के तख्तापलट की कोशिश असंभव तो कतई नहीं लगती। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मादुरो तानाशाह है। वो फर्जी तरीके से सत्ता में जमे हुए हैं। वो वेनेजुएला में लोगों का दमन कर रहे हैं। उनकी क्रूरता और खराब आर्थिक नीतियों के कारण 20 लाख से ज्यादा लोगों को देश छोड़ना पड़ा। लेकिन मानवाधिकार की दुहाई देकर दूसरे देशों के मामलों में टांग घुसाना, अमेरिका भी बहुत कुख्यात है इसके लिए। चुटकुला चलता है कि दुनिया में जहां जहां कच्चा तेल है वहां वहां अमेरिका कैप्टन मानवाधिकार बनकर पहुंच जाता है। संयोग देखिए, वेनेजुएला में भी कच्चे तेल का बड़ा भंडार है। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। हमने इस खबर की शुरुआत में आपको CIA के किस्से सुनाए थे। उसी CIA की वेबसाइट पर हमें एक डॉक्यूमेंट मिला। ये डॉक्यूमेंट असल में अखबारी खबर की प्रति थी जो छपी थी 19 अक्टूबर 1986 को। इसमें जिक्र था एक किताब का। इसके मुताबिक जिस फिदेल कास्त्रो को रास्ते से हटाने की कोशिश में CIA सालों लगा रहा, 1959 से पहले उसी कास्त्रो के मूवमेंट को CIA पैसा देता था। ये 1957 की बात है। कास्त्रो और उनके साथी तब क्यूबा के डिक्टेटर फुजेंसियो बतिस्ता को सत्ता से हटाने की कोशिश में लगे थे। और मजेदार ये था कि अमेरिका दोनों तरफ से खेल रहा था। एक तरफ बतिस्ता को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ CIA कास्त्रो के मूवमेंट को फंडिंग कर रहा था। CIA ने सोचा कोई भी धड़ा सत्ता में आए, हमारे लिंक रहने चाहिए। और तभी ये पैसों का दाव। पता है आपको CIA ने कास्त्रो के मूवमेंट को कितनी फंडिंग दी? करीब $50,000 की। 1957 की बात है। यदि इन्फ्लेशन और आज की कीमत जोड़ लें तो ये 30-32 करोड़ रुपए होते हैं। अब आप समझ लीजिए CIA का गेम क्या रहता है। ऐसे ऐसे किस्से हैं CIA के, कामयाबियों के और उससे ज़्यादा उनके फेल होने के। सुनाते रहेंगे तो वक्त बीत जाएगा, लेकिन वक्त की कदर हम सबको करनी चाहिए। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसे शो में कहता हूँ, यहाँ भी कहूँगा, दुनियादारी अगर आपको पसंद आता है तो इसके विस्तार में, प्रचार में हमारे मददगार बनिए, क्योंकि लल्लन टॉप तो आप ही का है ना। शुक्रिया।